चलिए एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो शुरू तो एक परिवार के घर के अंदर हुई, लेकिन देखते ही देखते पूरे देश की सुर्खी बन गई। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी है, अंडरकवर पुलिस है और कुछ बेहद संगीन इल्जाम भी। आज हम इसी वायरल टीसीएस नासिक केस की परतें खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक इतना निजी मामला, इतना बड़ा और सार्वजनिक मुद्दा बना तो बना कैसे। तो इस सब की शुरुआत होती है फरवरी 2026 में, जब टीसीएस में काम करने वाली एक 20 साल की लड़की के माता-पिता उसके बर्ताव में कुछ अजीब और अचानक बदलाव नोटिस करते हैं। अब देखिए, उनका परिवार हिंदू है, तो जाहिर है जब उन्होंने अपनी बेटी को इस्लामी रीति रिवाजों को अपनाते देखा, तो उनके लिए ये किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। जो बात एक घर की चार दीवारी के अंदर थी, वो बहुत तेजी से फैली। पहले घर से पड़ोस में, फिर रिश्तेदारों और समाज में, और आखिरकार बात पहुंच गई मीडिया तक। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। जब ये सब बाहर चल रहा था, उसी टीसीएस ऑफिस के अंदर पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी पकड़े रही थी। नासिक के पुलिस कमिश्नर ने उस वक्त 4 महिला कांस्टेबलों को एक बहुत ही खुफिया मिशन पर भेजा हुआ था, और पूरे 40 दिन तक इन महिला कांस्टेबलों ने टीसीएस की उस फैसिलिटी में पुलिस बनकर नहीं, बल्कि सफाई कर्मचारी बनकर काम किया। इस मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन क्लीन। उनके पास स्पाई कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर भी थे, ताकि वो कंपनी के अंदर से सीधे सबूत इकट्ठा कर सकें। बहुत जल्द पुलिस का ये अंडरकवर ऑपरेशन और बाहर चल रहा हंगामा दोनों एक साथ आ मिले, और यहीं से शुरू हुई असली कानूनी कार्रवाई। 26 मार्च को उसी लड़की ने, जिसके परिवार ने सबसे पहले चिंता जताई थी, पुलिस में एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज करवाई, यानी कि पहली एफआईआर। अपनी शिकायत में उसने आरोप लगाया कि उसके साथ काम करने वाले दानिश शेख ने उसे शादी का झूठा वादा किया और उसका यौन शोषण किया। एक ऐसा वादा जो वो कभी पूरा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। और फिर वो अकेली नहीं रही। धीरे धीरे करके करीब 12 और पीड़ित भी सामने आए, और उनके आरोप कहीं ज्यादा गंभीर थे। ये बात साफ करती है कि मामला सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहा। इसमें कई कर्मचारी, यहां तक कि मैनेजमेंट के लोग भी शामिल थे, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने शिकायतों पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो आप देखते हैं कि जब ये स्कैंडल सामने आया तो कंपनी और सरकार ने क्या किया, क्योंकि दोनों का रिएक्शन बहुत तेज था। 26 मार्च को जो सिर्फ एक शिकायत थी, वो देखते ही देखते बढ़ गई। सिर्फ कुछ ही दिनों में 3 अप्रैल तक कुल 9 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी थीं। टीसीएस ने तुरंत 8 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। उनकी पेरेंट कंपनी टाटा सन्स ने अपनी एक अलग इंटरनल जांच बिठाई, और महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले को संभालने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी। लेकिन जैसे जैसे प्रोसिक्यूशन अपना केस बना रहा था, बचाव पक्ष की तरफ से एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आने लगी। इस मामले की ये 2 कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ शोषण और जबरन धर्मांतरण की साजिश का आरोप है, तो दूसरी तरफ इसे बस एक ऑफिस रिलेशनशिप बताया जा रहा है। एक आरोपी की पत्नी और डिफेंस लॉयर का यही कहना है कि यह एक पर्सनल मैटर था, जिसके बारे में पूरे ऑफिस को पता था, लेकिन इसे जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया गया ताकि दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। तो मुद्दा यह है कि जब 2 इतनी अलग-अलग और मजबूत कहानियां हों, तो सच क्या है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। एक तरफ पुलिस के पास अंडरकवर ऑपरेशन से मिले सबूत और पीड़ितों के बयान हैं, तो दूसरी तरफ बचाव पक्ष का दावा है कि ये सब बस एक गलतफहमी है जिसे राजनीति ने हवा दी है। आखिरकार इस मामले का फैसला मीडिया में नहीं होगा। एसआईटी अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करेगी, और फिर सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत तय करेगी कि सच क्या है। और ये मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में कहाँ किसी की निजी जिंदगी खत्म होती है और कब वो एक सार्वजनिक मुद्दा बन जाती है, और वो कौन सी ताकतें हैं जो किसी के निजी मामले को पूरे देश के लिए एक तमाशा बना सकती हैं।